सौदा और मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त बड़ी बातें जो है बाजार की, वो आपको बताते हैं। इस वक्त बाजार में अगर आप देखें एक सीमित दायरे में निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी पर लेकिन ऊपरी स्तरों से दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर प्रेशर है, हम कह सकते हैं रिलेटिवली धीरे धीरे हर घंटे बिकवाली का दबाव बढ़ा है बजट के पहले। लेकिन मिड कैप्स में भी मुनाफा वसूली अच्छी खासी हो रही है। तो शुक्रवार को भी हमने देखा था और हम आज भी देख रहे हैं कि ट्रेडर्स बजट के पहले पोजीशन काट रहे हैं बड़े पैमाने पे, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी या निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्हें इतनी जल्दी शायद नहीं है मुनाफा वसूली की। अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी आज कमजोर हुए हैं तो वहां से कोई मदद नहीं मिली। यूरोप गिरावट के साथ खुला है, लेकिन जाहिर है कि सबकी नजर इस हफ्ते तो पूरी तरह से रहने वाली है बजट पे। तो बाजार का असली ट्रेड होगा गुरुवार को, जब बजट आ जाएगा और फेडरल रिजर्व की बैठक का परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन उसकी तैयारी जो हो रही है वो आप देखिए कैसे हो रही है। 9000 का कॉल और 8400 का पुट, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्राइक्स हैं इस वक्त। सबसे ज्यादा जो बड़ी पोजीशन बन रही है वो इन दोनों पे बन रही है। यानी बाजार को ये लगता है कि अगर बजट खराब हुआ तो 8400 तक निफ्टी गिर सकता है और बजट अच्छा हुआ तो शायद एक बार 9000 छूने की कोशिश होगी। इसी लिहाज से ये पोजीशन बनाई जा रही है। तो मूड होपफुली फिर तेजी की तरफ ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी की चाल अगर स्क्रीन पर लेकर आए 8630 पर इस समय निफ्टी अटकता हुआ। याद रखिए 8622 दिन का लो है और उसके करीब हम एक बार फिर पहुंचे हैं। वहीं अगर आप सेंसेक्स की चाल देखें तो यहां पर भी हल्की नरमी देखने को मिल रही है। 27,866 के लेवल्स पर एक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मिड कैप अब अपने तेजी को गंवाता हुआ 24 पॉइंट फिसल चुका है और बैंक निफ्टी की ओर से सबसे ज्यादा भार पड़ा है। आज 100 पॉइंट की गिरावट ये इंडेक्स में दिखाई है और इस पर हम राय लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की भी और जानेंगे कि आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। हमारे साथ सुमित बगड़िया जुड़े हुए हैं और वो आपको बताएंगे बजट के पहले ऑप्शन की ऐसी स्ट्रैटेजी ताकि बजट कैसा भी आए आपकी कमाई जरूर होगी। बजट से पहले दमदार रिटर्न देने वाले शेयर्स भी आपको बताएंगे। रेलिगेयर सिक्योरिटीज के आशु मदान जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे इस वक्त बाजार पे उनका क्या नजरिया और क्या रणनीति है। इसके अलावा नतीजों पर इन्फोएज के सीएफओ चिंतन ठक्कर से बात होगी। रोज की तरह लॉन्ग या शॉर्ट की चर्चा और साथ ही निफ्टी कॉल्स लेकर आएंगे 3 बजे हर रोज की तरह और 3:15 पे होगा बीटीएसटी। लेकिन स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। भले ही ऊपरी लेवल से बाजार फिसल रहा हो लेकिन कुछ काउंटर्स हैं जहां पर जमकर खरीदारी हो रही है। अब देखिए वोडाफोन और आइडिया के बीच बातचीत शुरू हो गई है विलय को लेकर। आइडिया इसी खबर पर 26% की तेजी दिखाता हुआ और एबी नूवो में भी हमने देखा है करीब 5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इसका असर बाकी टेलीकॉम कंपनियों पर क्या पड़ा है? यहां पर दमदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही क्योंकि बाजार यही देख रहा है कि कंपटीशन कम होगा। भारतीय एयरटेल 7% ऊपर, आरकॉम 11% तक का छलांग लगा चुका है। वहीं अगर नतीजों के लिहाज से देखें बाजार ने आज किस तरह का रिएक्शन दिखाया है। एचडीएफसी के नंबर्स पर एकदम सपाट कारोबार। बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए, अच्छा प्रदर्शन रहा। यहां पर 4% की तेजी। ग्रासिम के नंबर्स में हमने देखा कुछ बेहतरी देखने को मिली है लेकिन मार्जिन उम्मीद से कम ही रहे हैं, लेकिन 4% ऊपर है काउंटर। याद रखिए इसमें 6% तक का उछाल देखा गया था। इन्फोएज 1% की तेजी दिखा रहा है। पीएनबी गिल्ड्स के लिए एक अच्छा क्वार्टर और यहां पर भी 5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है आज के सत्र में। बैंक्स लेकिन ये कमजोर कड़ी है आज और यहां पर आप देखेंगे निजी क्षेत्र के बैंकों में ज्यादा मुनाफा वसूली। इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे, एक्विटास में 1.5% की गिरावट। आरबीएल और कोटक महिंद्रा, फेडरल बैंक के तमाम काउंटर्स है जहां से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। एक और कमजोर कड़ी है ऑटो कंपनियों की। यहां पर रफ्तार एकदम धीमी पड़ती हुई बीते हफ्ते की तेजी के बाद टाटा मोटर्स, टीवीएस, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड में हमने देखा है 1% से ज्यादा का नुकसान। हालांकि फार्मा शेयरों में कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले। कैडिला, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा ये कुछ तेजी वाले काउंटर्स है। मिड कैप इंडेक्स भले ही अब अपने दिन के हाई से काफी नीचे आया हो, 25 पॉइंट की गिरावट इंडेक्स दिखा रहा है, लेकिन एक्टिव काउंटर्स जहां पर तेजी की पोजीशंस आई हैं उसमें एनएफएल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, रिलायंस डिफेंस, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर शामिल हैं। ओके, तो इस वक्त आप देखिए हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है आपको। हल्का सा पॉजिटिव रुझान है मार्केट में अभी, हालांकि मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे क्योंकि बड़े खिलाड़ी बहुत जल्दबाजी में नहीं है मुनाफा वसूली करने की, इसलिए हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आपको एक पॉजिटिव रीड ही दे रहा है। तो नेट नेट बाजार में पैसे आ रहे हैं, निकल नहीं रहे, ये हम कह सकते हैं।
सुमित बगड़िया हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, बहुत ही असमंजस की स्थिति है, रिस्क बहुत ही ज्यादा है। आज आप किसी भी तरह का ट्रेड करें, ये बताइए कोई स्ट्रैटेजी है ऐसी जिससे मुनाफा बन सके? यस प्रदीप जी, इवेंट वाले दिन आ रहे हैं, 2 दिन बाद बजट है, तो उसका वजह से वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी और रिस्क तो बन ही जाता है यहाँ पे प्रेजेंट लेवल्स पे मार्केट्स के अंदर, क्योंकि वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर हम ओआई डेटा को देखेंगे तो जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नीचे में 8,400 के आसपास ओआई बिल्टअप देखने को मिल रहा है और ऊपर में 8,900 और 9,000 पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसको देखते हुए जो स्ट्रेटेजी अभी इमीडिएटली समझ में आ रही है वो प्रीमियम खाने वाली स्ट्रेटेजी ही बनाई है, क्योंकि जैसे ही वेडनेसडे को इवेंट खत्म होगा तो उसी दिन प्रीमियम घस जाना चाहिए या उसके नेक्स्ट डे तो अच्छा खासा प्रीमियम घस के मिल जाएगा। आई थिंक इमीडिएटली एक्सपायरी के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी वैसे बनाई गई है, लेकिन इसको एक हफ्ते के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कि हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओवरऑल 8,650 का कॉल और पुट सेल करके काम करना है। शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया हुआ है जो कि अभी करीब करीब 140 280 से 85 रुपए का प्रीमियम हमको खाने को मिल रहा है। यानी अगर अब करीब करीब 300 पॉइंट हमको खाने को मिल रहे हैं, जो कि करीब करीब 4% का मूवमेंट होता है। इतना मूव आना नहीं चाहिए परसों इवेंट वाले दिन। 100 से 150 पॉइंट तक की वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है। तो 3 दिन 4 दिन भी अगर यहाँ रह गया मार्केट 8,500 के आसपास, 550 के आसपास या ऊपर में 8,750 के आसपास, तो हमको बहुत अच्छा प्रीमियम खाने को मिल सकता है। इसके अंदर रिस्क तभी है जब ये वन वे कोई बहुत बड़ी तेजी आती है 400-500 पॉइंट के ऊपर, 400 पॉइंट के ऊपर 8,950 के या 9,000 के ऊपर, या नीचे में 8,400 या 8,350 के नीचे। तो सिर्फ हमको जो रेंज डिफाइन करनी है उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है नीचे में 8,150 और ऊपर में 8,950। उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास मैक्सिमम लॉस बनेगा अप्रोक्सीमेटली वो 1,500 से 1,600 रुपए के आसपास का बनेगा। और इस केस के और इस स्ट्रेटेजी में जो प्रॉफिट बन सकता है वो 21,050 के आसपास बन सकता है। वैसे ये स्ट्रेटेजी एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, बट 4 से 5 दिन के अंदर ये प्रीमियम 50% तक घिस सकता है। चलिए, ये आपके लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी सुमित ने तैयार की है। निफ्टी का 8650 वाला कॉल आप बेचेंगे 143 पर और साथ ही 8650 का पुट भी बेचेंगे जो 137 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार की। लेकिन स्टॉक्स पर आते हैं सुमित, और आइडिया पर देखिए बताइए हो क्या रहा है, क्योंकि ये स्टॉक करीब क्या 100 के लेवल्स तक गया, अब 97-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में हल्की सी गिरावट आ गई है, लगभग 1.5% की परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन 16 लाख शेयरों का डिक्लाइन देखने को मिला है। अब क्या किया जाए? हर्षदा, प्योरली न्यूज का इंपैक्ट है। 100 का लेवल जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो और मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसके अंदर। वैसे अभी इसके अंदर ब्रेकआउट तो आ ही चुका है, क्योंकि आज का जो मूव है वो क्लासिक मूव है और ऐसा मूव बहुत दिनों के बाद या महीनों के बाद देखने को मिलता है। तो ये ब्रेकआउट तो मिल चुका है। अब रही फ्रेश बाइंग की एक बार बात, वो मेरे ख्याल से 95 से 97 के आसपास एक बार कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया के अंदर जो भी स्टॉप लॉस बैठ रहा है फ्रेश पोजीशंस के लिए या एग्जिस्टिंग जो भी लॉन्ग बनी है आज सुबह के सेशन में, उससे पहले 88 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऊपर में जैसे ही 100 का लेवल क्रॉस करेगा तो 110 से 115 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है शायद इसी हफ्ते में ये मूव देखने को मिल जाए। 95-97 के बीच में बाय कर सकते हैं। 88 स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट। लेकिन देखिए इसके साथ साथ भारतीय एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस भी चल पड़े हैं। लगता है सभी को ये लग रहा है कि कंपटीशन कम हो जाएगा और बड़ा अच्छा मौका है शायद, या फिर कोई और भी डील होगी तो उसकी वजह से और बेहतर रेटिंग हो सकती है। भारतीय रिलायंस को भी साथ में रखकर अगर आप देखते हैं, फिर आप इन तीनों में से क्या चुनेंगे? आई थिंक आरकॉम के अंदर भी अच्छा बेस बना हुआ है 31 के आसपास। इसके अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये इमीडिएटली 40 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। 34 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 32 रुपए या 31 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में इमीडिएटली 38 रुपए से 40 रुपए तक का लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो आरकॉम के अंदर भी बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है 2 से 4 दिनों के लिए। इस समय 2 स्टॉक्स रेडार पर हैं। एक का तो नतीजों का इम्पैक्ट है, बजाज फाइनेंस देखेंगे 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, स्टॉक 4% से ज्यादा तेज है। क्या तेजी करके चलेंगे आप? नंबर्स पर रिएक्शन आ चुका है। और साथ ही बीईएल, यहां पर भी आप देखिए काफी मोमेंटम देखने को मिला और बीईएल तो वैसे भी बजट के आसपास काफी एक्टिव रहता है। तो बेटर ट्रेड इस समय सुमित क्या है? दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, बट जैसे कि आपने वर्ड यूज किया बेटर ट्रेड के लिए बजाज फाइनेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है। बजाज फाइनेंस में ब्रेकआउट है। ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली यहां से 1100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और शायद हमको 1140 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1032 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स, कैश लेवल्स के हिसाब से। 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 1100 और 1100 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको 1140, 1150 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बाय करके काम करना चाहिए।
ओके जाने से पहले एक स्टॉक आप देखिए, BTST तक तो रुकेंगे नहीं, लेकिन अगर IDFC पे आपको STBT करने का मौका दिखता है क्या? कौन सा स्टॉक प्रदीप जी? IDFC। देखिए IDFC के अंदर यस, ये स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ठीक ही है। लास्ट 2 दिनों में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, बट ये स्टॉक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वीकनेस नहीं रहेगी, तेजी ही देखने को मिलेगी। ये स्टॉक के अंदर यहाँ पे बाय बिल्कुल बनता है। आई थिंक 200 DMA को भी रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से ऊपर में इमीडिएटली 60 से 62 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 56 के आसपास इसके अंदर बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 54 के लेवल्स का और ऊपर में टारगेट 60 रुपए। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे 2 नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष कुकरेजा और साथी किरण जाधव, और नतीजों पर भी बातचीत होगी। इन्फो एज के नंबर्स आ चुके हैं। CFO चिंतन ठक्कर से बात करेंगे कि यहां से आगे वाले तिमाहियों में क्या प्रदर्शन रहेगा कंपनी का। ये सब ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं आखिरी सौदा। हमारे साथ है हमारे 2 नए जानकार, किरण जाधव और साथ ही साथ आशीष कुकरेजा। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। 8646 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ 5 अंकों की बढ़त। आशीष, बजट है 1 तारीख को यानी कि बुधवार को, और उससे पहले एकदम सहमा हुआ है मार्केट। आपकी सलाह क्या होगी? क्या पोजीशन लेके जाना खतरे से खाली है, या फिर आपको लग रहा है कि जितना हल्का रहे उतना ऑप्शन रहेगा बजट के दिन अग्रेसिव तेजी या मंदी करने के लिए पोस्ट अनाउंसमेंट? देखिए, एक अच्छे बजट को मार्केट डेफिनेटली इस समय कहीं ना कहीं हजम कर चुकी है। लेट मी से दैट पिछले महीने जब आपके साथ इस शो में थे और मॉर्निंग शो में भी ये बात बोली थी हम लोगों ने कि एक प्री बजट रैली जब काफी खराब दौर से बाजार गुजर रहा था, तो हमने एक ऐसी असम्पशन ली थी कि मार्केट एक प्री बजट रैली बनाएगी और कहीं ना कहीं फेब के शुरुआत होते होते हम लोग 8,400 के स्तर तक जाएंगे। लेकिन ये तो अभी जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था मार्केट, उसको भी तोड़कर आगे की तरफ बढ़ी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से मार्केट कुछ क्वार्टर्स में एक्सपेंसिव हो चली है, और ट्रेडर्स जो हैं जो एक तरीके से मार्केट में बहुत ज्यादा अगर पोजिशनल काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक सही समय है थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का। हर सेक्टर में हर जगह पे जरूर ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो लीडरशिप लेने की तैयारी कर रहे हैं और बजट से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और भाव से जैसे बोलते हैं लेने के लिए अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का रनअप है, आई वुड बिलीव कि यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए और मार्केट को थोड़ा हेडरूम चाहिए अगर बजट अच्छा आता भी है तो। ओके, तो जितना हल्का रहे उतना बेस्ट बजट से पहले। लेकिन बैंक निफ्टी पर हम देख रहे हैं प्रेशर आ रहा है। किरण, आगे निफ्टी की कॉल हम लेंगे, लेकिन इस समय बैंक निफ्टी क्या इशारा कर रहा है आपको और क्या पोजीशन ली जाए? जी, मुझे लगता है कि ये बैंक निफ्टी जो इतने बड़ी मूव इसने कायम की है पिछले 5-6 दिनों में, द लास्ट मूव नहीं लगता वहां पर कुछ दिक्कतें हो रही हैं। बैंक निफ्टी पर राय लेंगे एक बार फिर किरण की। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो आइडिया वोडाफोन का मर्जर। पहले हमने सुना वोडाफोन ने पुष्टि की, अब आइडिया के मैनेजमेंट की ओर से बयान आए हैं कि जी हां, शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन इन्होंने एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कही है कि वोडाफोन के साथ बातचीत इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही है कि AB ग्रुप को भी, आदित्य बिरला ग्रुप को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इस जॉइंट एंटिटी में अगर ये डील अगर आगे निकलती है। वोडाफोन ने भी कुछ देर पहले कहा था कि एक ऑल शेयर मर्जर होगा। स्टॉक तो काफी धमाकेदार तेजी दिखा चुका है, खबर पर रिएक्शन आ गया है। आशीष, लेकिन क्या ये जो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस होती है, ऑल शेयर मर्जर, ये क्या बेस्ट तरीका है? साथ ही इक्वल राइट्स AB ग्रुप को भी मिले, उस पर जोर दिया जा रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आइडिया के शेयर धारकों के लिए?
देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट ये जो दोनों बातें हैं वो एक छोटे शेयर होल्डर के लिए जरूर सही है, और कहीं ना कहीं द होल होप ऑफ दिस गोइंग वेल इंक्रीजेस बिकॉज कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात जो आगे बढ़ी है। अब बहुत सारे इसमें दाव पेच लगेंगे आगे, वो तो हम सब समझते ही हैं, लेकिन आई थिंक जो ये रिएक्शन आ चुका है आइडिया के स्टॉक में वो पूरी तरीके से इस बेस्ट केस सिनेरियो को कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आइडिया के स्टॉक में तेज़ी एक्सपेक्ट करना गलत होगा, अनलेस कि कोई बहुत फेवरेबल फैक्टर आइडिया के शेयर धारकों के लिए आए। जिस तरह का मूव आज आया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेस्ट केस सिनेरियो को वो एज्यूम कर रहा है। नहीं आशीष, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आइडिया और वोडाफोन के मर्जर के बाद जो नई एंटिटी लिस्टेड रहेगी वो दरअसल वोडाफोन हो जाएगी। आई थिंक काफी इस पे भी क्लैरिटी अभी नहीं है। अभी आप वोडाफोन को जो आइडिया के शेयर इशू होने की बात है, प्लस उसके बाद सब ये बात कर रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू द फंड रेजिंग प्लान विच वाज लाइंड अप। सो एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर वुड बी लिस्टिंग हो जाएगी, वैल्यूएशन डायनामिक्स। करेक्ट। सो आई थिंक लाइक आई सेड कि ये काफी समय से मार्केट में इसकी अटकलें तो चली रही थी प्रदीप। हम सबने काफी इसके बारे में चर्चा करी भी है कि ये एक कंसोलिडेशन का एक्सरसाइज है, और स्टॉक्स काफी टाइम से इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं इस क्वार्टर में रिएक्ट करना शुरू कर चुके थे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि अब जो की डिटेल्स हैं उसको वेट करना जरूरी है। जो एक न्यूज फैक्टर है, जो एक जो फैक्टर आइडिया के लिए अच्छा है, वो मुझे लगता है प्ले आउट हो गया है। भारती मित्तल भी ये कह रहे थे दावोस में कि उन्हें लगता है कि शायद 3 ही बड़ी कंपनियां बचेंगी टेलीकॉम सेक्टर में। इसका भी मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो तो खुद सबसे बड़े प्लेयर हैं, उनको तो अंदाजा है कि कहाँ क्या चल रहा है। जी, और उन्होंने यही बात कही कि यहाँ से आगे कंसोलिडेशन की शुरुआत होगी और ये बेस्ट रहेगा। मुझे याद है उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि ये सबसे बेस्ट कदम होगा अगर वाकई में आइडिया वोडाफोन एक साथ मिलते हैं और ऑफकोर्स एक अलग से कंपनी बनती है। बिल्कुल, लेकिन क्या टेलीकॉम स्टॉक्स इसके साथ ही बॉटम हो चुके हैं? आज देखिए आप जिस तरह से भारती, आइडिया, आरकॉम, इन सभी में खरीदारी हो रही है, शायद कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रेरियन व्यू बन रहा है कि अब शायद कंसोलिडेशन के साथ इस सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़े और बात करेंगे इन्फो एज के नतीजों की। कंपनी के मुनाफे में 76% से ज्यादा का उछाल दिखाई दिया है और आमदनी करीब 6% बढ़ी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ चिंतन ठक्कर जुड़ रहे हैं। चिंतन जी, ये बताइए कि मुनाफा कई गुना बढ़ गया है आपका, अगर आप रिलेटिवली देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ इतनी ज्यादा है, ये क्या मार्जिन एक्सपेंशन है, अदर इनकम है, किस तरह का है ये इक्वेशन? एक तो अगर हम देखें कि जो प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, अगर उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करिए तो मार्जिन इज इंक्रीज फ्रॉम 22% टू 31% और ओवरऑल इबिटा प्रॉफिट्स हैव गॉन अप बाय 58%। और अगर वही हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 13%। तो अगर हमारा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है तो दिस इज अ बेटर वे टू कंपेयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मार्जिन एक्सपेंशन जरूर हुआ है और वो इसलिए हुआ है कि हमारी जो लास्ट ईयर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी 99 एकर्स में इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड इन ओवरऑल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, वो अब की बार स्टडी हुई है। तो ओवरऑल आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइन इज वेरी स्टेडी एंड वी आर रेवेन्यू इज ग्रोइंग बाय 13%। तो दैट हैज रिजल्टेड इनटू एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। सर, मैं आपके इन्वेस्टमेंट्स पर स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी, स्पेशली जोमैटो में जो आपने निवेश किया हुआ है उसकी स्थिति कैसी है? क्योंकि सुनने में आया है कि कंपनी का कैश बर्न कम हुआ है, उससे कितना फायदा फिर उस लिहाज से आपके इन्वेस्टमेंट्स में दिखाई देगा? अब जो रिजल्ट दिए है उसमें तो जोमैटो के नंबर्स नहीं आते क्योंकि वो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है। पर अगर जोमैटो की बात करें तो रेवेन्यू उनकी काफी अच्छे रेट से ग्रोथ हो रही है और ग्रो कर रहे। एट द सेम टाइम दे हैव रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस वेरी शार्पली, तो उनकी बर्न रेट भी काफी कम हुई है। तो ओवरऑल वहां पे भी मार्जिन एक्सपेंशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंशन है।
बट एट द सेम टाइम जो उनका टॉप लाइन एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा है। ओके, तो किस तरह का आउटलुक वहां से आपका बन रहा है फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, आगे चलते हुए ब्रेक इवन को लेकर? तो अब वो ये स्टेज पे पहुंच गए कि ब्रेक इवन के करीब है। अब उनको ब्रेक इवन परस्यू करना चाहिए न करना चाहिए वो एक अलग से स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अब उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि वो काफी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू ग्रो मोर ऑन टॉप लाइन। तो ये एक डिफरेंट डिलेमा है। So they are more likely to continue to pursue the growth. They'll continue to investment in their technology and establishing their brand. They are also growing very fast in delivery business, and they will continue to invest over there as well. But at the same time, they are expanding it very efficiently, and they have established that they can be very close to break-even point. रिक्रूटमेंट बिजनेस पर मैं आपसे एक आउटलुक लेना चाहूंगी। इस क्वार्टर में तो परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली है, क्या एक टर्न अराउंड इन द नियर क्वार्टर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर टाइम लगेगा? तो रिक्रूटमेंट बिजनेस में अगर थोड़ी सी अगर इम्पैक्ट हुई है तो वो शायद जो यूएस में हो रहा है उनकी शायद इफेक्ट है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज है, वहां पे उनका ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वहां एक थोड़ी सी डिमोनेटाइजेशन की इफेक्ट है। रिक्रूटमेंट में भी शायद एट अ वेरी लोअर लेवल एसएमई बिजनेस में डिमोनेटाइजेशन की इफेक्ट हो सकती है, बट Q4 प्रॉब्ली विल रियली प्रूव कि डिमोनेटाइजेशन की इफेक्ट लॉन्ग टर्म है या नहीं है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर इन तमाम डिटेल्स देने के लिए ठक्कर साहब। इन्फो एज के स्टॉक पर एक बार नजर डाल लेते हैं, नंबर्स पर किस तरह का रिएक्शन इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1.5% ऊपर ये काउंटर कर रहा है ट्रेड। हमारे साथ अब एक और जानकार जुड़ गए हैं, आशु मदान, जो प्रेसिडेंट रिटेल ब्रोकिंग के रेलिगेट सिक्योरिटीज के। आशु, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट है मार्केट, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को इस समय? देखिए हर्षदा, आई थिंक जनवरी वाज द क्लियर कॉल मंथ था कि जिसमें आई थिंक नवंबर दिसंबर के बाद 8500 प्लस का लेवल्स मिलेगा और उसके लिए हमने एक बुल स्प्रेड दिया था, एंड आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी सेम वे। अभी भी बायस पॉजिटिव है हर्षदा, क्योंकि मार्केट अंडर ओन्ड है। दो हैविंग सेड दैट कुछ ना कुछ बजट से एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, एंड आई थिंक जब भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं और उसमें उल्टा होता है, बट एक्सपेक्टेशन के साथ पोजीशंस इतनी नहीं बनी हुई हैं। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं, पोजीशंस इतनी नहीं बनी हुई हैं। सो बायस पॉजिटिव है। इंडेक्स में प्ले करना है तो आई थिंक अगेन बुल स्प्रेड, अभी भी मुझे बियर स्प्रेड नहीं लगता, बुल स्प्रेड ही बनाना चाहिए। 8600 की एक कॉल लेके 8900 की 2 कॉल्स बेचने की स्ट्रैटेजी है, जिसमें आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। 9000 तक अब सेफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद है। बट अगर नहीं ऐसा आता तो आई थिंक मुझे लगता है कि लॉसेस बहुत मिटिगेटेड रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा नीजक रिएक्शन नहीं लगता, और अगर नीजक रिएक्शन आता है तो मार्केट इस वक्त बाय एट डिप्स है। सो आई थिंक लाइट पोजीशंस में रहना चाहिए, स्टे लाइट बट विद अ बुल स्प्रेड। एक बायस पॉजिटिव है, और अगर बाई चांस किसी वजह से मार्केट में कोई डिप आता है तो आई थिंक सिलेक्टिव बाइंग जरूर करनी चाहिए। कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं, इवन बैंकिंग जो कि एक अंडर परफॉर्मर था, अच्छी तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो आई थिंक इन एवरी सेक्टर देयर आर पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जो हमें लेके या थ्रू ऑप्शंस, आई थिंक ऑप्शंस के प्रीमियम हाई है बिकॉज ऑफ द इवेंट। मुझे लगता है कि इन द मनी कॉल्स बहुत सारे स्टॉक्स में भी ली जा सकती है, जिनकी आउट ऑफ द मनी कॉल्स बेच के एक बुल स्प्रेड बनाया जा सकता है। सो आई थिंक बायस इज पॉजिटिव, सो बट द ट्रेड इज थ्रू ऑप्शंस टू ट्रेड बजट इवेंट। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बताई कि आप 8700 के कॉल लीजिए और 8900 के 8600 प्रदीप 8600 की 8600 की कॉल लीजिए और 8900 की 2 कॉल बेचिए, तो आपकी पोजीशन का, आपकी कॉस्ट काफी हद तक इससे कवर हो जाती है और यहां पर आपका रिस्क मिनिमम रखते हुए आप तेजी कर सकते हैं। तो एक और स्ट्रैटेजी ऑप्शन के लिहाज से जिस पर आप चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। बजट का इवेंट है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, वो आशु आपको बता रहे हैं। सुमित ने भी पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी बजट के पहले की, तो इन पर हम नजरें बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद निफ्टी कॉल्स। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और अब 3 बजने ही वाले हैं, तो हमारी नजर होगी निफ्टी कॉल पे। इस वक्त 8637, करीब 3-4 पॉइंट का नुकसान है निफ्टी में कुल मिलाकर, लेकिन मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। निफ्टी बैंक देखिए अब 110 पॉइंट नीचे आ गया है, तो यहां से दबाव बना है। 2 लाख करोड़ के आसपास का कुल कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप देख सकते हैं मार्केट ब्रेथ दिन के सबसे कमजोर स्थिति में। एक बार हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि मुनाफा वसूली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इंडेक्स के मुकाबले इंडेक्स के बाहर हम ज्यादा दबाव बनते हुए देख रहे हैं, और अब बैंकिंग स्टॉक्स में भी, और साथ ही साथ दुनिया के बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कमजोर हैं। यूरोप में कमजोरी के साथ हमने ट्रेड होते हुए देखा, और इस वक्त अब आज शाम अमेरिका से क्या उम्मीद है वो भी देखना चाहिए। यूरोप में फिलहाल आप देख सकते हैं करीब 0.25% के आसपास का नुकसान है, और डाउ फ्यूचर्स भी नुकसान के साथ शुरुआत की ओर संकेत दिखा रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स जो काफी हद तक बाजार को एक गाइडेंस देता रहा है, इस वक्त आप देखिए यहां पर 100 के करीब ही ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट सुबह जो हमने लेवल देखा था उसके मुकाबले थोड़ा सा ऊपर आया है, 101 की तरफ बढ़ने की कोशिश देखी जा रही है। ऐसे में निफ्टी पे आपको क्या करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स की राय आइए आपको बताते हैं। निशान जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निफ्टी पर बाय कॉल दे रहे हैं 8590 पे, स्टॉप लॉस 8720 के टारगेट 1 से 2 दिनों के लिए। वहीं रवि सिंह की भी राय आती हुई और ये कह रहे हैं निफ्टी में आप इक्वाली करें, टारगेट इन्होंने 8600 का दिया है, 8680 पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह, 2 दिनों का ट्रेड है। किरण आपकी क्या सलाह रहेगी निफ्टी पर? मैं बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहा हूं। 8620 8610 के करीब अगर निफ्टी मिलता है तो बाय करना चाहिए। 8680 8690 8590 8580 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट करना चाहिए, और अगर निफ्टी 8670 के ऊपर चलना चालू करता है तो एग्रेसिवली बाइंग करनी चाहिए। टारगेट 8720 के होंगे। संदीप वागले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप आपकी क्या सलाह होगी, निफ्टी में इस समय क्या ट्रेड ले? आफ्टरनून हर्षदा, मेरी भी बाइंग की सलाह होगी। मैं 8590 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 8730। तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल आपकी निफ्टी पे। हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल, और इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत ही फ्लैट सा ट्रेड हालांकि निफ्टी में चलता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी टिकने की कोशिश करता हुआ 19600 के आसपास निफ्टी बैंक में ऐसा लगता है कि थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ और स्टॉक्स पर अपने एक्सपर्ट्स की यहां पर आगे राय लेंगे। अगर आप इस वक्त देखें जो नई पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं, भारतीय इंफ्राटेल एक स्टॉक जहां पर हम काफी मंदी की पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं, करीब करीब 25% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पर दिखाई दिया है आज हमें। किरण क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पे? मंदी का व्यू है, पर प्रदीप जी एक ही दिक्कत वाली बात है कि करीबन 325 से 320 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और उसके बहुत करीब आ चुके हैं। अगर ये 320 का सपोर्ट जोन तोड़ देता है तो फिर एग्रेसिवली सेलिंग की सलाह होगी। फिर इसका टारगेट 300 लेवल्स और उसके नीचे भी देखने को मिल सकता है, पर जब तक 320 325 होल्ड करता है तब तक फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि इधर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेंगे। ये फिलहाल राय क्लियर है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, लेकिन दूसरे काउंटर जो काफी हरकत में है, इस पर आशीष मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। फर्टिलाइजर कंपनियों में हमने देखा है एनएफएल, आरसीएफ जैसे प्लेस फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। बजट को अलग रखकर अगर आप देखें, क्या वैल्यू है इन काउंटर्स में? क्लियरली गवर्नमेंट का एक फोकस देखा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो पूरा का पूरा फोकस रूरल की तरफ रहने वाला है, तो रूरल जो थीम है उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स है वहां पर डेफिनेटली ब्रॉडली बहुत सारे इन्वेस्टर्स का और इंस्टीट्यूशंस का ध्यान गया है, और वहां पर आई थिंक कहीं ना कहीं सबको वैल्यू समझ में आई है। आई थिंक नाउ प्रोबेबली यू विल आल्सो सी लॉट ऑफ फॉलो ऑन बाइंग कमिंग इन। अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस हैं इन स्टॉक्स के लिए, और आने वाले समय में रिजल्ट्स भी आई थिंक इम्प्रूव हो सकते हैं, बिकॉज जो ये क्रॉप सीजन है वो भी फेवरेबल जाने की पूरी आशंका है। सो आई थिंक क्लियरली कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे आपने एनएफएल का नाम लिया, इट वाज लाइक लास्ट वन इन लाइन। काफी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पहले ही एक स्ट्रांग मूव दिखा चुके थे, और आई थिंक रिलेटेड सेक्टर में भी आपको जो रूरल सेक्टर है वहां पर जरूर आपको और मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके आशु, इस वक्त चूंकि सबसे अहम मुद्दा यही है और आपने एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो दे दी कि बजट के पहले क्या करें, लेकिन जो लोग एफएनओ में नहीं बल्कि स्टॉक्स पे दांव लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या आइडियाज हैं आपके? देखिए प्रदीप, ऐसा है कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट का एफर्ट जरूर रहेगा। आई थिंक
इतने क्वार्टर से उनके ऊपर प्रेशर भी है कि इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक लाया जाए और उसको बूस्ट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग होगा उस पर थीम रहेंगे। सो पब्लिक स्पेंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, रूरल भी रहेगा, और हो सकता है कि मुझे लगता है कि कुछ जो इतना सब चल रहा है कि जो टैक्स बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा, तो मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे भी कुछ इफेक्ट आएगा। सो आई थिंक इन तीनों थीम्स के अराउंड मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हो सकता है। और कंज्यूमर्स की अगर आप बात करें, मुझे लगता है ऑटोज ने एक तो वैसे भी नंबर्स ने दिखाया कि बहुत ही लीस्ट डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट है, वैसे भी जनरली अगर देखें तो अगर मुझे गाड़ी लेनी हो तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक वो एक आध महीने का ब्लिप था जिसमें एक कैश क्रंच आया या उस तरह से, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। सो आई थिंक अगर कोई टैक्स में रिलीफ मिलती है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और इवन टाइटन भी लगता है। टाइटन ने भी एक डिप लिया था पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, बट अगर आप देखें तो आई थिंक जब व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिजिटल और बहुत ज्यादा का ज्यादा सब कुछ चेक में होगा, तो आई थिंक ऑर्गेनाइज सेक्टर में टाइटन विल बी ए ग्रेट बेनिफिशियरी। तो मुझे लगता है कि टाइटन में भी एक अच्छा मूव मिल सकता है। इसी तरह अगर आप रूरल सेक्टर में देखें तो मुझे लगता है जैन इरिगेशन और सद्भाव इंजीनियरिंग, ये दोनों स्टॉक्स हैं जो हमने रेकमेंड किए हैं। 8 to 10% राइज, आई थिंक एक स्विफ्ट राइज मिल सकता है कि पोस्ट बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में भी जरूर कुछ ना कुछ बूस्ट होगा, तो वी आर पॉजिटिव ऑन अल्ट्राटेक सीमेंट। सो आई थिंक ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है कि निवेश करना चाहिए और स्टॉक्स लेके कुछ टाइम तक होल्ड करना चाहिए। इवन इफ अगर हमारे को कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जनरली बहुत ही टेंडेंसी ऐसी होती है कि अगर हम बजट के एंगल से कुछ स्टॉक लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर बजट अगर गेन्स नहीं आता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि ये सब स्टॉक्स कुछ टाइम तक होल्ड करने चाहिए। इवन इफ इमीडिएट गेन्स नहीं मिलते, इन शॉर्टर टर्म ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि इन स्टॉक्स में जो जिसको जिस तरह से कंफर्ट आता है जरूर ले सकते हैं। ओके, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज मारुति, टाइटन, जैन इरिगेशन, सद्भाव इंजीनियरिंग, अल्ट्राटेक जैसे आइडियाज। इनफैक्ट आशीष, आपने भी ऐसे कुछ अपॉर्चुन आइडियाज की लिस्ट तैयार की है, बताइए कौन से शेयर हैं जहां पर आपको लगता है जो बजट के लिहाज से चुने जा सकते हैं, अभी ट्रेड खड़ा किया जा सकता है? देखिए, आई थिंक आई विल काइंड ऑफ कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आशु जस्ट लेफ्ट की जो थीम है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो रूरल फिजिकल स्पेंड जो गवर्नमेंट का रहेगा और रीमोनेटाइजेशन का जो पूरा एक्सरसाइज होगा, किस तरीके से बजट वो चीज को आगे बढ़ाए। दो बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर दिमाग में रहते हैं, बट सम ऑफ द नेम्स वेयर वी स्टिल आर स्टिकिंग ऑन विद। सो एक तो श्री इंफ्रा करके स्टॉक है जो हमें अच्छा लगता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो तो डेफिनेटली इस समय गवर्नमेंट के टॉप एजेंडा पे रहने वाली है, और जो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग बिजनेस है उसमें एक तरह से अब लीडरशिप पोजीशन आ जाएगी। एक व्योम करके जो डील हुई जहां पे इन्होंने अपना स्टेक बेचा, वहां से इन्होंने अपनी डेट को कम करके कॉस्ट रिड्यूस करी है, और इस करके और अभी हाल फिलहाल भी एक फंड रेज किया है। तो वहां से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आपको रुझान देखने को मिलेगा। हमें सीमेंट सेक्टर हर्षदा इन सब रीजंस की वजह से अच्छा लगता है। जो रीजन्स जो अच्छा अभी भी रुझान दिखाए हुए हैं, जहां पे वॉल्यूम्स ठीक रही, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस आगे बढ़ा है, और जहां पर हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बूस्ट मिलेगा, भले वो पार्ट्स ऑफ साउथ हो या फिर सेंट्रल इंडिया की जो बेल्ट है, वहां पे हम एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट देख रहे हैं। तो ओरिएंट सीमेंट करके एक स्टॉक है जो हमें इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लगता है, जिसका जो फोकस एरिया है वो इट इज टुवर्ड सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। और एक और स्टॉक जो हम यहाँ पे चूज करना चाहेंगे वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। वो रीजन ये रहेगा कि इस समय दो आप देख रहे हैं आज बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स जिनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है डिमोनेटाइजेशन का, जहां पे डिपॉजिट बेस अच्छा रहा है, कैपिटल रेज करने की कोई ट्रबल नहीं है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रही है, और अब जैसे जैसे जीएसटी की तरफ हम बढ़ेंगे, जो एसएमईज हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनको अपने जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रोबस्ट करना है, और ये जो बैंक्स हैं ये उनमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, भले वो बीओबी हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, लेकिन हमारा ट्रेड बहुत सिलेक्टिव रहा है बैंकिंग में, और हम बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छा मानते हैं। ये तीनों स्टॉक्स हमको बजट के हिसाब से अच्छे लगते हैं। ओके, तो ये है वो पिक्स, वो स्टॉक्स जहां पर आप दाम लगा सकते हैं। बजट के लिहाज से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज निकल कर आ रहे हैं, और जैसे कि यहां पर आशु ने बताया कि अच्छे फंडामेंटल आइडियाज हो तो उनको आप किसी इवेंट के हिसाब से ही नहीं बल्कि थोड़ा सा लंबा नजरिया लेकर चलें तो अच्छा होगा। लेकिन आगे हमारी नजर 3 खास नतीजों पर होगी कल, और ये है ओएनजीसी, बजाज ऑटो और आईसीआईसीआई। और सबसे पहले अगर आईसीआईसीआई की बात करें, आशु आपकी राय यहाँ पे लेना चाहेंगे। प्राइवेट बैंक्स के अब तक के जो नतीजे आए हैं उनको देखने के बाद अनुमान जो हमारा है
यानी एनालिस्ट का जो आम अनुमान है, हमारा पोल कह रहा है कि नेट प्रॉफिट करीब 28% गिर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे पर आपकी क्या राय है और क्या कॉल है? प्रदीप, मुझे लगता है कि आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे एंड इसके लिए भी हमने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है क्योंकि हमारी कॉल पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इसको भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। 260 रुपए की कॉल अगर आप देखें 18 या 19 रुपए की है और 290 रुपए की कॉल या 295 रुपए की, इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्राइक चूज करके एक 260 रुपए की कॉल लॉन्ग करिए और 290 या 295 की दो कॉल्स सेल करिए। तो आई थिंक इसमें भी एक रेशियो बुल स्प्रेड बनाया जा सकता है और एक अप मूव के लिए ट्रेड किया जा सकता है। सो आई थिंक इन ए बैंड ऑफ 260 टू 300 इफ इट रिमेन्स, आई थिंक अगर 275 टू 80 भी रहता है तो पीक प्रॉफिट एरिया हमारा 275 टू 290 रहेगा। सो आई थिंक वी आर गिविंग ए पॉजिटिव कॉल ऑन आईसीआईसीआई बैंक, बट अगेन बजट का इवेंट है, रिजल्ट्स का इवेंट है, सो आई थिंक वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, डाउनसाइड रिस्क बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है ऐसे में अगर कुछ बाई चांस अगर खराब आते हैं। बट आई थिंक बहुत लंबा महीना है, लंबा महीना इन द सेंस कि ये सब जो स्ट्रैटेजीज हैं, वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर रहेगी। तो 260 रुपए की आईसीआईसीआई बैंक की कॉल आप लॉन्ग करिए और 290 या 295 वाली स्ट्राइक की दो कॉल्स शॉर्ट कर दीजिए। सो आई थिंक विद लिमिटेड रिस्क आई थिंक यू कैन प्ले अप मूव और मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी विल टर्न आउट इनटू प्रॉफिट। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए कॉल है हमारी। ओके, साथ ही बजाज ऑटो के नंबर्स का भी इंतजार रहेगा और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि रेवेन्यूज फिर से 10% से घट सकते हैं और एन एवरेज 5,000 करोड़ के आसपास रहेंगे। ये मुनाफा भी 7% घटेगा 883 के लेवल्स। टोटल वॉल्यूम्स में भी इस तिमाही में डिक्लाइन रह सकता है 10-10.5% तक का। स्टॉक वैसे भी आज कमजोर है क्योंकि ऑटो कंपनियां दबाव में है। इस पर किरण बताइए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या और पिट सकता है? आज क्या बिकवाली करके चले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि और बहुत पिटना चाहिए क्योंकि एक अच्छा बेस बना के ये स्टॉक अच्छा उछाल दिखाई दिया है और इसका भी नेक्स्ट सपोर्ट्स अगर मानते हैं तो 2780 से लेके 2750 ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, तो वो टूटेगा नहीं ऐसा मेरा मानना है। अगर ये नहीं टूटता है तो मुझे लगता है कि बजट के चलते ये एक सेक्टर रहेगा जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये टू व्हीलर सेक्टर है जहां पे आपको बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। बजाज ऑटो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बजट के दिन करीबन 2950 से 3000 के लेवल्स दिखाई देगा और मेरा पसंदीदा स्टॉक वैसे हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स रहेंगे जहां पे आपको ज्यादा मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ओके, तो ये फिलहाल इन दोनों स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। और तीसरा स्टॉक जो ओएनजीसी यहां पे बनता है उससे एक फ्लैट नतीजों की उम्मीद है। कुल मिलाकर मुनाफे में कोई हल्की सी गिरावट आ सकती है, हालांकि आमदनी बढ़ेगी। ये बिड्डा लेवल पर बेहतर नंबर्स आने की उम्मीद जरूर की जा रही है। मार्जिन थोड़ा एक्सपैंड हो सकते हैं। ओएनजीसी हालांकि हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ क्योंकि नेट प्रॉफिट में कोई खास उछाल की उम्मीद नहीं है। संदीप वागले, आप कैसे देखते हैं इस स्टॉक को? ओएनजीसी क्या कॉल बनती है आपकी? क्या कोई ट्रेड करेंगे नतीजों के पहले? प्रदीप, हल्का सा वीकनेस मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग डाउनसाइड लगभग 195-196 तक मुझे दिखता है, 3 से 4%। तो उसके लिए अगर ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे 192-193 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो लेवल्स ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, तो इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है। बट मोर और लेस मैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में पॉजिटिव रहूंगा। ओके, तो मीडियम टर्म में यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेना पसंद करेंगे। ओएनजीसी से एक फ्लैट क्वार्टर का अनुमान लगाया गया है। कुछ स्टॉक्स जो काफी एक्टिव हो चले हैं इस समय, जेएसएल स्टेनलेस, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लगभग 9% ऊपर है शेयर, पिछले आधे घंटे में 2% का एक स्पाइक इसमें बनता दिखाई दिया है। इसके अलावा आप देखिए रैलिस इंडिया, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी गेन्स अब बढ़ रहे हैं। जेएसएल पर किरण आपकी क्या सलाह है? कौन से स्टॉक की बात की आपने? जेएसएल स्टेनलेस, ये 49 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। आज 8% की छलांग इसने लगाई है। नहीं, ये चार्ट तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन वैल्यू आती है वो करीबन 57 का है, तो 57 तक ये स्टॉक बिल्कुल चलते देखने को मिल जाना चाहिए। अगर कोई अभी लॉन्ग पोजीशन बनाता है तो 46 का स्टॉप लॉस जो कि बहुत नजदीक है वो सजेस्ट करूंगा। ओके, यूनियन बैंक पे अगर हम देखें आज करीब दुगने वॉल्यूम के साथ यहां पर पोजीशन बनती हुई नजर आई है। करीब 4% का उछाल देखा जा रहा है। अच्छी खरीदारी है। वागले साहब क्या कहेंगे? आई थिंक बैंकिंग में थोड़ा सा मिक्स्ड रुझान है।
यूनियन बैंक तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये 150 की तरफ की मूव की तैयारियां के वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो मैं समझता हूं यहाँ पर बाइंग की जा सकती है 139 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 150। ये जो पूरी आइडिया और वोडाफोन की प्रोबेबल डील है जिस पर बातचीत शुरू हो गई है, आशु, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। अब आइडिया में आदित्य बिरला नोवो की हिस्सेदारी जो 20% से ज्यादा की है, ग्रासिम कुछ हिस्सेदारी होल्ड करता है, हिंडाल्को के पास भी पोजीशन है, तो इफ एट ऑल लोग आइडिया को नहीं खरीद पाए हैं, क्या आपको लग रहा है इन 3 स्टॉक्स के थ्रू भी ये मर्जर प्ले किया जा सकता है या फिर इस खबर पर एक्शन लिया जा सकता है? नहीं हर्षदा, आई थिंक मुझे लगता है कि जो मेजर मूव होना था, आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो अब मुझे लगता है कि आफ्टर द इवेंट, आई मीन इट इज नॉट अ वेरी गुड और सेंसिबल मूव टू गेट इनटू दिस स्टॉक, एंड एज इट इज, आई मीन कोई टेलीकॉम स्टॉक्स में कोई बहुत फंडामेंटली कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इवेंट ड्रिवन और प्रॉब्ली द कॉर्पोरेट एक्शन ड्रिवन ये एक्शन है, और उसमें हमने देखा कि इतना बड़ा रन अप हो चुका है। ऑन द कॉन्ट्री, जिसने भारतीय लॉन्ग किया हुआ था, अभी जब अपमूव आया तो हमारी रिकमेंडेशन थी 355-50 प्लस में एक लॉन्ग पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि आई मीन काफी टाइम से कुछ लोग होल्ड कर रहे थे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। आई मीन दे आर अंडर परफॉर्मिंग, सो आई थिंक आफ्टर दिस अपमूव मुझे नहीं लगता कि फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन कि यहां से ऊपर नहीं जा सकता, बट एज ए डिसिप्लिन आई थिंक इस मूव के बाद कोई फ्रेश बाइंग और इन स्टॉक्स को आई थिंक इस मर्जर का बेनिफिट लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। ओके, तो अब शायद कह रहे हैं आशु की ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन से, अब इसके पीछे दौड़ना लगाएं। आशुतोष सरना मैक्स ग्रोथ कैपिटल के BTST कॉल दे रहे हैं आपको अंबुजा सीमेंट पे, स्टॉप लॉस 226 का, टारगेट 235। हिंडाल्को पर भी इनकी बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 189 और टारगेट 194 की। वहीं नीरव वखारिया की भी राय ले लेते हैं। इन्होंने कहा है ITC खरीद के चले, 262 का टारगेट और 254 का रखिएगा स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स में हालांकि एक सेल साइड की पोजीशन इन्होंने सुझाई है, 527 का टारगेट, स्टॉप लॉस 541 का। तो ITC में तेजी और टाटा मोटर्स में बिकवाली की राय। किरण, बताइए आपके क्या ट्रेड्स होंगे? गोदरेज कंज्यूमर में लॉन्ग करने की सलाह दे रहा हूं। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी अच्छे खासे आज बनते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इजीली ये स्टॉक 1640 के टारगेट्स कल दिखाई देगा और स्टॉप लॉस 1570 के रखने चाहिए। दूसरा होगा STBT, जहां पे अपोलो टायर शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूं, 187 के स्टॉप लॉस, 180 के टारगेट्स। ओके, वागले साहब। प्रदीप, मैं एक BTST एक STBT के साथ जाना चाहूंगा। BTST में मैं बजाज फाइनेंस रिकमेंड करूंगा जो बाय करके चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 1050, टारगेट ऑफ 1092, और STBT में मैं टाटा मोटर्स के साथ जाऊंगा, इसको सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 539, टारगेट ऑफ 524। ओके, दोनों तरफ के कॉल्स हैं आपके लिए, जिस तरफ भी आप चाहें ट्रेड कर सकते हैं। और स्पीच देखें कुछ और स्टॉक्स जहां पे अच्छी वॉल्यूम के साथ मूवमेंट दिख रही है। रिलायंस डिफेंस पे आप नजर डालिए, करीब 12 गुना वॉल्यूम है, यानी 1.5 हफ्ते का वॉल्यूम एक दिन में 8% ऊपर। CCI ने इसका जो दासो के साथ वेंचर है उसको मंजूरी दी है, उसका असर शायद आज के दिन देखने को मिल रहा है। और बजट से उम्मीद तो है कि डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए और उसके चलते भी इन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को अच्छे ऑर्डर की उम्मीद। आशु, क्या मान के चलेंगे? प्रदीप, आई थिंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मुझे लगता है जब भी इसमें कुछ न्यूज फ्लो आता है या अपमूव आता है तो आई थिंक उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट होती है। कई बार ऐसा पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर कई बार ऐसे दौर आए, कई बार इस तरह के न्यूज फ्लो आए कि बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि अब शायद ब्रेकआउट होगा, और एक बार हमने देखा भी था कि 100 रुपए के ऊपर क्रॉस किया, बट आई थिंक उसके बाद जो बाइंग एट डिप स्ट्रैटेजी अगर किसी ने अडॉप्ट की हो उस न्यूज फ्लो के चलते, तो मुझे लगता है वो एग्जिट नहीं मिला। तो इस स्टॉक में प्रॉब्लम यह है कि काफी सारी अच्छी न्यूज चाहिए इसको ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हर अपमूव के बाद कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी, क्योंकि जिन लोगों के पास पुरानी होल्डिंग है, आई थिंक जो पेशेंटली होल्ड कर रहे थे एंड इतनी जल्दी लॉसेज नहीं बुक करते, मुझे लगता है हर लेवल पे कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। सो आई थिंक अनलेस इट क्रॉसेज 70-75 का बैंड कन्विंसिंगली, तब मुझे लगता है कि एक तेजी बड़ी बन सकती है। बट अदर देन दैट आई थिंक बीच में 4-5 रुपए के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के लिए अगर कोई ट्रेड कर सकता है, बट वो एक जो कंफर्ट होता है कि लेके आराम से मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाऊं, आई थिंक वो थोड़ा सा अभी नहीं है। आशीष, अब क्योंकि रेल बजट और यूनियन बजट साथ ही में आ रहा है, तो इस बारी हम देख रहे हैं थोड़ा सा लाइमलाइट इन रेलवे काउंटर से हटी है, लेकिन आज देखेंगे आप तो कालिंदी रेल, टेक्स रेल जैसे काउंटर, स्टोन इंडिया, कर्नेक्स में थोड़ा सा खरीदारी का इंटरेस्ट लौटा है।
कोई स्टॉक जो आपको लगता है जिसमें अभी पोजीशन खड़ी की जा सकती है प्री बजट? देखिए, हम हमेशा से इवेंट बेस्ड एक्टिविटी हमने रेलवे स्टॉक्स में नहीं करी है, दो वी हैव बीन स्ट्रक्चरली वेरी पॉजिटिव ऑन द वे जो लास्ट बजट के बाद से ही जो ये सेक्टर में उम्मीदें जगी हैं या कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकारी कंपनीज की तरफ, वो उस हिसाब से हमें लगता है कि अब तो ये जर्नी शुरू हुई है। हमें कालिंदी डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ जो फ्लाइट कॉरिडोर्स को रिलेटेड जो पूरा अप्रोच है उसमें आप अनाउंसमेंट समझना पड़ेगा कि कहाँ तक काम पहुंचा और आगे क्या प्लान्स हैं, वो एक अच्छा स्टॉक है पोजिशनल बेसिस पे। प्लस हमें कॉनकॉर भी इन लेवल्स पे, कंटेनर कॉर्पोरेशन लेवल्स पे अच्छा लगता है। हमें लगता है कि वो एक स्टॉक है जो फंडामेंटली इस पूरे पैक में सबसे स्ट्रांग है और बहुत जल्दी वहां पर आपको पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिल सकती हैं। और वो स्टॉक अगर आप पोर्टफोलियो में रेलवे स्टॉक्स की जरूरत समझते हैं तो आप वो स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने से 1 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। इस बीच कैनफिन होम्स में कुछ बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है प्रदीप, करीब 2% का उछाल स्टॉक में आता हुआ 4% की तेजी आई है। वो देखिए आप स्क्रीन पर स्पाइक देख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट। संदीप आगले, कैनफिन होम्स 1839 पर क्या किया जाए? अर्षदा, पैटर्न तो पॉजिटिव है, मैं समझता हूं और ऊपर में जाएगा और वो लेवल होगा लगभग 1900, तो उधर तक मैं होल्ड करूंगा और इसका स्टॉप लॉस होगा 1800 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक वीक हो सकता है। ओके, 1900 तक जाने की गुंजाइश यहां पर दिखाई दे रही है। दरअसल ये स्टॉक जिस तरीके से गिरा था डिमोनेटाइजेशन के बाद, तकरीबन 1900 के लेवल के आसपास से ही हमने गिरते हुए देखा था और 1300 के करीब तक गिरावट आई। फिर से डिमोनेटाइजेशन के पहले वाले लेवल्स पर लौटने की तैयारी यहां दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें आशीष, सरकारी बैंकों पे जैसे हमने नजर डाली थी, यूनियन बैंक हमने देखा, इसके अलावा आप देना बैंक देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, इन सभी में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। क्या छोटे मझोले सरकारी बैंकों के लिए कोई अच्छी खबर बजट से आने की उम्मीद? देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी मैं आपको कुछ कारण बता रहा था कि कैसे ये स्पेस में जो चुनिंदा बैंक हैं वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट हैं वो आने वाले क्वार्टर्स में समझ में आएंगे, नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड में भी। तो फॉर एग्जांपल, टू जस्ट गिव यू पर्सपेक्टिव, मैं थोड़ा आर्ग्यूमेंट एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे प्रदीप, कि अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद हम कोटक महिंद्रा बैंक में एक सेल कॉल दिए हुए हैं, कंसिडरिंग कि हमें आगे जाके जो कॉर्पोरेट ऑफ टेक है और जो जिस तरह का उनका पोर्टफोलियो है वहां पे अभी भी तकलीफ दिखती है। ऑन अ फ्लिप साइड, जैसे भी आशु बता रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक हमें इन लेवल्स पे फॉर लॉट ऑफ रीजंस, जिस तरीके से जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, जेपी की डील हुई, एसआर की डील हुई, कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स अच्छे लगते हैं। सो चुनिंदा बैंक्स डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। रीजनल बेसिस पे जैसे आपने बात करा, तो रूरल फेस के जो बैंक्स हैं जहां पर डिपॉजिट बेस बहुत स्ट्रांग है, वहां पर भी हमें स्ट्रांग अप मूव लगता है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, आई थिंक वी आर फेयरली बुलिश ऑन नेम्स लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने अभी हाल फिलहाल ही सेल कॉल दिया है फेडरल और कोटक में। ओके, ये फिलहाल इस स्पेस को जज करने का तरीका, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज हम देख रहे हैं कुछ सुस्ती छाई हुई है। इनफैक्ट हल्की मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है इस इंडेक्स में। आशु, ये जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति का रवैया है, आपको लग रहा है ये भारी पड़ेगा आईटी कंपनी पर? नेक्स्ट इन लाइन H1 वीजा पर भी क्या बड़ी रोक या बड़ा एक्शन आने की का डर फिर से लौटा है? हर्षदा, आई थिंक भारी पड़ेगा तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये परेशानियां जरूर टाइम टू टाइम देता रहेगा और दे भी रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि सबड्यूड रहेगा और ये इसमें टेक्निकल बाउंस बैक जरूर आएंगे, क्योंकि सबड्यूड तो सारे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं, इंक्लूडिंग इन्फोसिस। जितने भी आप फ्रंटलाइन को देखें, रिजल्ट्स में भी वो नजर आता है कि कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म आगे के लिए नहीं है। सो आई थिंक ये परेशानी जरूर करेगा। ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में ये कभी कभी हमारे को एक स्पाइक देगा। सो आई थिंक उसी को प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आपने इस टॉपिक को टच किया, इस महीने में इसमें भी आप बोलेंगे बहुत सारे बुल स्प्रेड्स की मैं स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं या एक ही तरह की दे रहा हूं, बट इस महीने भी हमने
920 रुपए की इन्फोसिस की कॉल को प्लस किया हुआ है 40-41 अराउंड में, और 10 रुपए पे 1000 की 2 कॉल्स बेची हैं। तो इसमें भी एक बुल स्प्रेड क्रिएट किया हुआ है। मुझे लगता है इन स्पाइट ऑफ दिस न्यूज, क्योंकि जब नेगेटिव न्यूज आती है तो एक टेंडेंसी होती है शॉर्ट करने की, तो मुझे लगता है वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो 960, 70, 75 रुपए तक एक इन्फोसिस का बाउंस बैक लगता है। तो आई थिंक उस प्ले को, अदरवाइज अगर आप बोले कि कि परेशानी नहीं आएंगी, डेफिनेटली बिल्कुल आएंगी, और इनको इनकी प्राइस और परफॉर्मेंस हमेशा चेक में रहेगी, क्योंकि आपने देखा जिस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्टेटमेंट्स नहीं है, एक्शंस भी हैं। तो इंटरमिटेंटली हम कुछ ना कुछ ऐसा सुनते रहेंगे जो इस पे प्रेशर डालता रहेगा। ओके, तो यहां पर दिक्कत बनी रहने की पूरी आशंका है। अजमेरा रियल्टी इस बीच एक स्टॉक आज आप देखिए जो करीब 2 हफ्तों के बराबर वॉल्यूम के साथ 5% चढ़ता हुआ। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीद है आशीष, लेकिन अजमेरा रियल्टी तो मोटे तौर पे मुंबई के मार्केट में एक्टिव कंपनी है, क्या इसको कुछ मिलेगा? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जरूर इस समय जो पूरा रुझान है रियल एस्टेट का वो लो कॉस्ट हाउसिंग और जो एक्सटेंडेड सबर्ब्स की तरफ जो बातचीत है, वहीं पर ही सारे पर्क्स हैं और वहीं पर ही सारा वो है। अजमेरा का बहुत ज्यादा एक्सपोजर उस तरफ तो नहीं दिखता, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट सेक्टर को भी हम लोग समझते हैं। सो कंसिडरिंग दैट, आई थिंक ये कोई रीजन नहीं लगता है इस मूव के लिए। इस सेक्टर में भी अभी तक कोई भी पॉजिटिव कॉल हमने नहीं दिया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि काफी अनाउंसमेंट्स आई हैं। कुछ इक्का दुक्का स्टॉक्स हैं जो हमें बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पे मैनेजमेंट और प्रोडक्ट जो डिमांड है और जो जिस तरह का लैंड बैंक है, और जो देखिए टेक महिंद्रा के नतीजे आ गए हैं, तो पहले उस पर नजर डालनी होगी। 852 करोड़ पे मुनाफा आया है 780 करोड़ के अनुमान के मुकाबले, तो ये बेहतर दिखता है। बेहतर है, क्योंकि 780 करोड़ का अनुमान था, तो उस लिहाज से प्रदर्शन स्लाइटली बेटर है। लेकिन स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, देखना होगा क्या यहाँ पर वो रिएक्शन आना शुरू हो गया है। पॉजिटिव हो चुका है। ये देखिए प्रदीप, अब डॉलर रेवेन्यू पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि हमारा अनुमान है कि डॉलर रेवेन्यू इस बारी 1094 मिलियन के आसपास रह सकता है, और उस फिगर का इंतजार रहेगा। एबिटा लेवल पर हम उम्मीद कर रहे थे कि करीब 933 करोड़ के आसपास का फिगर देखने को मिलेगा, तो वो नंबर्स देखने होंगे। डॉलर रेवेन्यू ये रुपी टर्म्स में इनफैक्ट 5913 करोड़ का है, जो पिछले साल 5682 करोड़ का था, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट रहा है। लेकिन डॉलर टर्म्स के फिगर पर नजरें बनी रहेंगी, और खासतौर से देखना होगा कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होता है या नहीं। 11.55% के सामने हमारा अनुमान था कि ये मार्जिन करीब 12.5% के आसपास दिखाई देंगे। वो स्टॉक प्रॉफिट के नंबर पर थोड़ा सा बड़ा जरूर है। ये स्टैंडअलोन मुनाफा है 892 करोड़ का, जो हम 52 करोड़ का, माफ कीजिएगा, 852 करोड़ का। और रुपी रेवेन्यू में भी हम देख रहे हैं क्वार्टर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला जरूर है। 1% की ही बढ़त देखने को मिल रही है। आशीष, इनफैक्ट इस पर आप अपनी अगर राय दे पाए। देखिए, आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट इन लाइन लग रहे हैं, थोड़े से बेहतर लग रहे हैं नतीजे, बट आई थिंक मैनेजमेंट को इन रिजल्ट्स के बाद सुनना बहुत जरूरी होगा कि किस तरीके से गाइडेंस पे अप्रोच रहती है। बट आई हैव टू से दैट, जैसे आशु भी बोल रहे थे कि कंसर्न बना हुआ है, बना रहेगा। इनफैक्ट अब तो कुछ पेनल्टीज से रिलेटेड भी बातचीत सामने आ रही है, और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में बातचीत हो रही है। बट आई थिंक कॉन्ट्रेरियन वे अगर लिया जाए तो मैं अग्री करूंगा कि कुछ आईटी स्टॉक्स जो अंडरवेट हो गए थे पोर्टफोलियोज में, कहीं ना कहीं जहां पर हमने बहुत स्ट्रांग सेलिंग देखने को मिली थी, मुझे लगता है कि वहां पे अब क्योंकि ये सब कुछ प्ले आउट होता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ हफ्तों में, तो वहां पर आपको थोड़ी एक सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिल सकती है। और टेक महिंद्रा, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स बट बिकॉज ऑफ द क्लाइंट प्रोफाइल एंड ऑल्सो जिस तरीके से मैनेजमेंट को हमने पिछले कुछ दिनों में सुना है, हमारी प्रेफर्ड लिस्ट में है। तो मुझे लगता है कि इन रिजल्ट्स के साथ तो और ज्यादा हम उस रुझान को आगे बढ़ाएंगे। सो द स्टॉक्स विच वी लाइक इन द स्पेस इज इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, ये दोनों आपको पसंद है? मेरे ख्याल में एबिटा लेवल भी हमारी उम्मीद से बेहतर आया प्रदीप। स्टैंडअलोन बेसिस पर 1021 करोड़, हम 933 करोड़ के फिगर का इंतजार। बिल्कुल, और हम मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद कर रहे थे, वो आंकड़ा अभी तक तो दिखा नहीं है। हमें उम्मीद है कि 11.5 के मुकाबले 12.5 पे एबिटा मार्जिन भी आ सकता है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारी उम्मीद से बेहतर यदि एबिटा दिखाई दिया है तो शायद मार्जिन और भी बेहतर हुई होगी। आशु, कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक एपरेंटली जो एट द फेस ऑफ इट प्रदीप दिख रहा है कि बेटर ही दिख रहा है।
और मुझे लगता है कि अगर करंट रेट पे इसको ले लिया जाए तो शायद अगले 2-3 दिनों में एक अच्छा मूव भी मिल सकता है। सो आई थिंक अभी तक तो आई मीन अपेरेंटली पॉजिटिव है, एंड इन द लाइट ऑफ द सिचुएशन जहां पे हमारे को काफी कंसर्न्स हैं, ऐसा कोई भी आउट परफॉर्मेंस दिखेगा या सरप्राइज पॉजिटिव दिखेगा तो आई थिंक उसको आई मीन प्राइस वाइज इट विल बी रिवॉर्डेड। ओके, यहाँ पर लेकिन हमें कंसोलिडेटेड आंकड़ों का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये स्टैंड अलोन नंबर है जो आपके सामने अब तक आए हैं टेक महिंद्रा के, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 845 करोड़, तो इधर वेज वो भी बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद से बेहतर है। बिल्कुल 780 का हमारा अनुमान कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का था, उससे कहीं बेहतर कंसोलिडेटेड मुनाफा आता हुआ। तो अब तो कोई शुबा नहीं रह गया है कि नतीजे बेहतर हैं। जाते जाते बाजार की क्लोजिंग के 1 मिनट पहले ये स्थिति साफ होती हुई स्टैंड अलोन मुनाफा देखकर हम पहले व्यू ले रहे थे, लेकिन अब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी आपके सामने 7,575 पे आते हुए ये भी उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि हमारा अनुमान 7,380 के आसपास का था। EBIT 938 करोड़ रुपए पर आता हुआ 933 करोड़ के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर। ओके, बहुत बड़ी मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर ही है। तो ये सारे ही पैरामीटर्स पे टेक महिंद्रा कंसोलिडेटेड आंकड़े जो अब हमारे पास आ चुके हैं, और अच्छी बात है कि बाजार बंद होने के पहले आ चुके हैं। जी हाँ, और वो स्टॉक में हम देख रहे हैं रिएक्शन भी आ गया प्रदीप, 1% तक की तेजी स्टॉक में आती हुई। लेकिन ओवरऑल अगर आप बाजार का मूड देखें, कुछ चुनिंदा नंबर्स का एक्शन जरूर रहा है आज, नहीं तो बाजार पूरी तरह से फ्लैट ही रहा। निफ्टी 7 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको प्रेशर पॉइंट बता दूं तो बैंक निफ्टी के तमाम कंपोनेंट्स सामने निकल कर आएंगे। स्पेशली हमने देखा आज कोटक महिंद्रा, SBI, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक जैसे काउंटर्स ने दबाव डाला है। भारतीय इंफ्राटेल के लिए खराब सत्र, 7% का नुकसान, और बिंदु फार्मा 2.5% टूटा। वहीं टाटा मोटर्स DVR, टाटा स्टील में बिकवाली हावी थी। ONGC, भेल जैसे काउंटर्स में मुनाफा हालांकि आज का पूरा लाइमलाइट आइडिया और वोडाफोन की खबर पर था। आइडिया 25% की तेजी दिखाने में कामयाब, ग्रासिम के नंबर्स आए 4% ऊपर वो स्टॉक, और ऑफ कोर्स AB ग्रुप के बाकी कंपनियों में आप देखेंगे तो हिंडाल्को, आदित्य बिरला, नोवो जैसे काउंटर्स में भी जमकर खरीदारी हुई है, क्योंकि ये कंपनियां भी कुछ शेयर होल्डिंग रखती हैं आइडिया में, तो उस पूरी खबर का फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। और ऑफ कोर्स आइडिया वोडाफोन की बातचीत पर बाकी टेलीकॉम कंपनियों में भी काफी तेज उछाल बनता दिखाई दिया है। 8635 पर ये फिलहाल प्रोविजनिंग क्लोजिंग हो रही है। 5 अंकों की गिरावट पर निफ्टी जाकर टिका है, एकदम सपाट ट्रेड। कल के लिए क्या तैयारी, क्या करेंगे आप संदीप आगे? अच्छा, तो निफ्टी में कोई व्यू नहीं है या पॉजिटिव व्यू कंटिन्यूड है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड है, इसमें कोई संकेत नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक सिग्नल्स क्लियर है और बायस अभी भी बुलिश है। मुझे ऐसे कोई वीकनेस, मेजर वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स ऐसे वीक है, तो अब हम दोनों तरफ खेल सकते हैं, और ये कल बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट को अप्रोच करेंगे वोलेटिलिटी बढ़ते जाएगी, तो ये एक ख्याल रखना होगा ट्रेडर्स को, दोनों तरफ के मूव्स मिलेंगे। और इसके लिए हम आपको काफी शानदार स्ट्रैटेजी आज इस कार्यक्रम में बता ही चुके हैं, आगे भी बताएंगे। फिलहाल वक्त है इजाजत लेने का हमारे सारे एक्सपर्ट से। आशीष, किरण और वागले साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब नजर स्टॉक 2020 के आज के नतीजों पर। और नीरज ने बाजी मारी है, इनफैक्ट 4% के रिटर्न्स नीरज ने कमाए। वहीं हेमंत का परफॉर्मेंस भी बढ़िया, करीब 1.5% की कमाई इनकी हुई है, लेकिन नीरज की टीम में आइडिया सेलुलर शामिल था और उसी ने पूरा कमाल दिखाया। देखिए 25% का तेजी का मूव इसमें आया। आदित्य बिरला नोवो भी इस टीम का हिस्सा, तो यहाँ पर भी उसका फायदा मिलता हुआ। इसके साथ ही कालिंदी रेल जैसे काउंटर्स भी इनकी टीम में शामिल थे। हेमंत की टीम भी देख लेते हैं। निटको टाइल्स, ऑप्टो सर्किट, कोहिनूर फूड्स और मुरुदेश्वर सेरेमिक्स, ये दूसरी कंपनियां जो इनकी टीम में शामिल हैं। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद आज के बाजार की चाल का पूरा रिकैप लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार।